बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल फार्मा में अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब हम बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो जितनी ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी उसको हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑरली अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वही वो फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरेगी, यानी कि सबसे पहले माउथ से स्टमक में जाएगी, वहाँ मेटाबोलाइज होगी, देन वो इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ मेटाबोलाइज होगी, फिर वो पोर्टल ब्लड से लीवर में जाएगी, वहाँ भी वो मेटाबोलाइज होगी, देन वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और वो अमाउंट जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगी वो उसकी अब्जॉर्प्शन की अमाउंट होगी। इसी तरह अगर हम इंट्रावेनसली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होगी, तो उसमें जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन है वो 100% होगी। अब ड्रग के अब्जॉर्प्शन के हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वगैरह। तो पैसिव डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होगा कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, यानी कि फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और इनमें कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं है और ये सेचुरेबल भी नहीं है। सेचुरेबल नहीं, इसका क्या मतलब है कि सपोज़ हमारे पास अगर 10 कैरियर्स हैं और 20 ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 10 कैरियर्स पर सिर्फ 10 जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वही आएंगे, बाकी जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए कोई भी कैरियर प्रोटीन मौजूद नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम सेचुरेशन बोलते हैं। ये सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमारे पास एंजाइम्स की सेचुरेशन हो जाती है। तो अब इनमें कोई कैरियर मौजूद नहीं तो सेचुरेशन भी नहीं होगी, ज़ाहिर बात है। अब पैसिव डिफ्यूजन की 2 टाइप हैं, लिपिड डिफ्यूजन और एक्वस डिफ्यूजन। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो जो हमारे पास मेम्ब्रेन में एक्वस चैनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से गुजरते हैं और इसको हम एक्वस डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो हमारे पास लिपिड बाई लेयर के अंदर से गुजरेंगे, इसको हम बोलेंगे लिपिड डिफ्यूजन। ये वाटर एक्वस डिफ्यूजन की डायग्राम है और ये लिपिड डिफ्यूजन की डायग्राम है। आगे हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है, इसलिए कोई एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसमें सेचुरेशन हो सकती है क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे और इनहिबिशन भी हो सकती है, क्योंकि जब कैरियर प्रोटीन्स के लिए मॉलिक्यूल्स कम्पीट करेंगे आपस में तो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहिबिट भी करेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ डायग्राम में देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स के सेल के अंदर। और आगे आते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और इसमें हमें एनर्जी भी रिक्वायर होगी और कैरियर प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होंगे। ये भी सेचुरेशन शो करेगा और इनहिबिशन भी हो सकती है इसमें। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए कि ड्रग ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है और इसके थ्रू जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो इनसाइड द सेल मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा और वेसिकल की फॉर्म में इनगल्फ हो जाएगा सेल के अंदर। और एक्सोसाइटोसिस में इसी तरह वेसिकल की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल रखा होगा वो बाहर एक्सोसाइटोस हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस के एग्जाम्पल में हमारे पास विटामिन B12 आ जाता है और एक्सोसाइटोसिस की एग्जाम्पल में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि नोरेपिनेफ्राइन वगैरह आ जाते हैं। आगे हमारे पास वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन लिप्टन कोर्ट में तो नहीं दी गई, अगर आप इस तरह से कर लें ये भी बेटर हो जाएगा और अगर उस तरह से कर लें तो कोई मसला नहीं। तो ये जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं इनमें हमारे पास सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन एबिलिटी और मॉलिक्यूलर साइज आ जाता है। ये हम बुक से स्टडी करेंगे, ये बुक में नहीं है, तो हम अभी पढ़ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी में हमारे पास जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो मोर अब्जॉर्प्शन शो करेंगे देन हाइड्रोफिलिक वन, और मॉलिक्यूलर साइज जिनके ग्रेटर होंगे ड्रग के मॉलिक्यूल्स के वो लेसर अब्जॉर्प्शन शो करेंगे। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में हम ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बुक से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो GIT pH है इसमें क्या है कि कुछ ड्रग्स बेसिक होते हैं तो वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे और कुछ ड्रग्स जो एसिडिक होंगे वो स्टमक में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन शो करेंगे। इसी तरह जो डिजीज स्टेट पेशेंट्स होंगे उनमें अब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट होगी इसकी वजह से। और जो सोल्यूशन फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि जब ड्रग्स हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में
होंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी इफ़ेक्ट करेगी, जैसे कि इंट्रावेनस अब्जॉर्प्शन 100% होती है और ऑरली डिस्ट्रॉय हो जाती है काफ़ी ड्रग हमारे पास। देन कहीं जाकर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी और एज भी इफ़ेक्ट करती है अब्जॉर्प्शन के रेट को। अब हम आयनाइजेशन एबिलिटी या जिसे बुक में इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग अब्जॉर्प्शन का नाम दिया गया है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ड्रग रिलेटेड फैक्टर है और इसमें क्या बताया गया है कि एक ड्रग की बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि वो अनचार्ज्ड या अनआयनाइज्ड हो और एट द सेम टाइम लाइपोफिलिक भी हो। और इसी तरह अगर हम एसिडिक ड्रग्स में देखें तो वो जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, जब उनके साथ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तब वो अनआयनाइज्ड होते हैं, तो वो बेटर अब्जॉर्प्शन शो करेंगे। और जो हमारे पास बेसिक ड्रग है, जब ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, जब उनके साथ प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, देन ये अनआयनाइज्ड कंडीशन में होंगे और बेटर अब्जॉर्प्शन शो करेंगे। इसके अलावा पीके वैल्यू को भी डिस्कस किया गया है। तो हमारे पास जो पीके वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी कम डिसोसिएशन होती है, और अगर डिसोसिएशन कम होगी तो यानी कि हमारे पास जो ड्रग होगा उसके साथ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। अगर हम एसिडिक ड्रग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ये अनआयनाइज्ड कंडीशन में रहेंगे और बेटर अब्जॉर्प्शन शो करते रहेंगे। लेकिन अगर पीके वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो जो ड्रग है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे लिए एसिडिक ड्रग के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगी, लेकिन बेसिक ड्रग के लिए फ़ायदेमंद होगी। जब पीके ज़्यादा होगी तो ये जो बेसिक ड्रग है ये डिसोसिएट हो जाएंगे और हमारे पास डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये ड्रग्स अनआयनाइज्ड होते हैं और बेटर अब्जॉर्प्शन शो करती हैं। इसके अलावा पीएच को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, पीके प्लस लोग प्रोटोनेटेड फॉर्म ओवर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। इसके बाद हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाता है, तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास अब्जॉर्प्शन का रेट होगा। अब अगर हम स्ट्रोक की कंडीशन में या स्ट्रोक वगैरह में देखें तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो क्यूटेनियस टिश्यूज़ में कम हो जाता है, इसलिए हम ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन भी सबक्यूटेनियसली नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो ब्लड फ्लो ही कम है और जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो चुका है। अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, इसीलिए हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंटेक्ट टाइम आ जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम या इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम भी कहेंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम होगा उतना ही कम इफेक्ट होगा ड्रग का हमारी बॉडी पर, यानी जो स्टमक है वो जल्दी एम्पटी होगा और जो ड्रग है वो कम टाइम के लिए स्टे करेगा हमारे स्टमक में और इफ़ेक्ट भी कम होगा। तो जितना कम एम्पटिंग टाइम होगा उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा ड्रग का। इसके अलावा हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस हैं इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये एज अ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी आ जाता है, तो ये ड्रग की वो फ्रैक्शन है जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होती है। सपोज अगर हमने 100 मिलीग्राम ड्रग एडमिनिस्टर किया था ऑरली और उसमें से 70 मिलीग्राम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो 70% होगी। अब इसका मकसद क्या है, इसका हम डिटरमाइन क्यों करते हैं? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ड्रग के डोजेज की फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी डोज एडमिनिस्टर करनी है बॉडी के अंदर। तो इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? अगर हम ग्राफिकली इसकी डिटर्मिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हम लेते हैं वाई एक्सिस में और टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस में। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से मुराद है कि जब हमने ड्रग को ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर किया तो प्लाज्मा में जितनी उसकी अमाउंट प्रेजेंट थी उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है कि एरिया अंडर द ग्राफ एडमिनिस्टर्ड ऑरली ओवर एरिया अंडर द ग्राफ एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमने ऑरली नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेट किसी और तरीके से किया है, तो यहाँ ऑरल की जगह उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है और सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, केमिकल इंस्टेबिलिटी और नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। ये सेम वही है जो हमने अब्जॉर्प्शन में पढ़े हैं, और इसके अलावा जो अब्जॉर्प्शन में बाकी फैक्टर्स पढ़े हैं वो भी हम बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स में लिख सकते हैं।